गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की, नए टॉपिक की, और इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रायिकता। तो बच्चों ये बड़ा डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है और इसको हम जाने अनजाने में यूज करते रहते हैं, प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का, अपनी डेली लाइफ में। हम कोई भले जानता हो या ना जानता हो कि ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन डेली लाइफ में हम यूज करते रहते हैं और उसमें हम संभावना एक तरीके से बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बच्चे लोग जब भी क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्रिकेट का सबसे पहला जो इवेंट होता है वो होता है टॉस करना। तो जब आप किसी कॉइन से टॉस करते हैं तो आ, या तो हेड आता है या टेल आता है। उसके दो ही पहलू होते हैं, या हेड और टेल। ओके, तो अब हम इसको कहते हैं कि या तो हेड आने की संभावना या चांस कितना है 50%, और टेल आने की संभावना भी कितनी है 50%। तो 50-50% एग्जैक्टली, नॉट 49 नॉट 51, एग्जैक्टली 50-50%। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई हेड आने की संभावना 50% है। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। 1/2 कैसे कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, हम ये देखते हैं कुल इवेंट कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल इवेंट कितने हैं, 2। हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए अपॉन में 2 आ रहा है। और हमने बोला हेड आना, तो हेड कितने तरीके से आ सकता है, एक तरीके से, तो इसलिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। और यहाँ पर किसी इवेंट की सारी घटनाओं का, सारे इवेंट का की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है। इसीलिए हम कहें कि हेड नहीं आना मतलब टेल आना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से हम माइनस कर दो, तो 1 - 1/2 दैट इज 1/2। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने दिया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का। तो बच्चों बात आती है कि कुछ इवेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात करें मेन इवेंट बता रहे हैं, वैसे बहुत सारे इवेंट हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे हमने क्या किया, टॉस किया, ओके, तो यहाँ हेड आना या टेल आना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। कभी भी हेड आ सकता है, कभी भी टेल आ सकता है। ओके, ये हो गए आपके इंडिपेंडेंट इवेंट। दूसरा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जो एक होता है तो दूसरा नहीं होता। जैसे यहाँ पर भी हम बोले हेड एंड टेल आना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर हेड आएगा तो कभी टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो कभी हेड नहीं आएगा। इसके बाद बात आती है इक्वली लाइकली इवेंट, हमने बताई दिए, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। मतलब हमें मालूम है कि ये घटना होने वाली है, ये इवेंट होगा ही होगा 100%। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों आपने शोले पिक्चर देखी हो तो उसमें अमिताभ बच्चन क्या थोड़ी सी बेईमानी करता है, कॉइन में दोनों तरफ हेड लगा के रखता है, और जब भी वो टॉस करता है तो हेड ही आता है। तो उसको मालूम है कि अगर हम हेड बोलेंगे तो 100% हेड ही आने वाला है। तो ये है श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। अब हम बात कर लेते हैं इम्पॉसिबल इवेंट की, कि इस केस में इम्पॉसिबल इवेंट टेल तो आएगा ही नहीं क्योंकि दोनों तरफ हेड लगा हुआ है। या चलिए हम करते हैं कि हम एक डाइस थ्रो करते हैं। अगर हम डाइस थ्रो करें तो डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर तक होते हैं। ओके, अब हम कहें कि भाई हम डाइस थ्रो कर रहे हैं और उस डाइस में 7 आएगा, कभी नहीं आएगा। आप जिंदगी और फेंकते रहे तो कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 7 नंबर उसमें है ही नहीं। तो ये आपका हुआ इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर या सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। बाकी सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होती हैं। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें तो हमेशा 0 और 1 के बीच में निकलेंगी। केवल श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी 0 होती है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ इवेंट आपको बता दिए हैं जिनके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी था। बाकी बहुत सारे इवेंट और हैं तो वो हम आपको बताते चलेंगे जब क्वेश्चन कराएंगे। अब बात आती है बच्चों सैंपल स्पेस की। तो सैंपल स्पेस
एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसकी बेसिक बात है। तो सैंपल स्पेस में अगर हम कहें कि हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो एक कॉइन टॉस करने के लिए सैंपल स्पेस बनेगा आइदर हेड और टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हम कहें कि हम एक साथ दो कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो उसका दो कॉइन के लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा, दो कॉइन के लिए आइदर दोनों में हेड आए, या पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, या दूसरे में टेल आए पहले में हेड आए, या दोनों टेल टेल आ जाए। तो ये आपका सैंपल स्पेस हुआ बच्चों किसके लिए, 2 कॉइन्स के लिए। अब अगर हम 3 कॉइन टॉस करें, तो 3 कॉइन के टॉस करने के लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड हेड हेड, तीनों में हेड आए, या हम कहें कि आगे के दोनों में हेड आए और तीसरे में टेल आए, या हेड टेल हेड आए, पहले हेड फिर टेल फिर हेड, ओके। तो या टेल हेड हेड पहले टेल आ जाए और फिर बाकियों में आपका हेड हेड हो जाए, तो टेल हेड हेड, या एच हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, और उसके बाद मान लीजिए पहले में हेड आ गया फिर टेल टेल आ गया, फिर आपका हो जाए टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, मतलब पहले में टेल फिर हेड फिर टेल, फिर टेल टेल हेड, आगे दोनों में टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, और लास्ट में टेल टेल टेल। तो ये हमने आपको 1 कॉइन, 2 कॉइन और 3 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस बना के बता दिए। तो बच्चों अब सवाल ये उठता है कि इवेंट बनेंगे कितने, हमें कैसे पता पड़ेगा। तो कॉइन के लिए नंबर ऑफ इवेंट होते हैं, फॉर कॉइन नंबर ऑफ इवेंट होते हैं 2 पावर n। जितने कॉइन हम थ्रो कर रहे हैं वो n है, 2 पावर। अगर एक कॉइन थ्रो कर रहे हैं तो हमें सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट मिलेंगे, 2। अगर 2 कॉइन हम थ्रो कर रहे हैं तो हमें 2 पावर 2 4, और इसी तरीके से अगर हम 3 कॉइन थ्रो कर रहे हैं तो हमें 8 यहाँ पर इवेंट मिलेंगे। अब बात आती है बच्चों कि अगर हम एक डाइस थ्रो करें, ये तो कॉइन के लिए बात हो गई। अगर हम एक डाइस थ्रो करें तो एक डाइस के लिए जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ओके। ये तो अगर हम एक डाइस थ्रो करते हैं तब, अगर मान लीजिए 2 डाइस हम एक साथ थ्रो करें तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मतलब पहली बार पहले डाइस में 1 आए और बाकियों में 1 2 6 तक आ सकता है। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, या यूं हो सकता है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, या ये हो सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो इस तरीके से 1 कॉइन के लिए आपके पास 6 इवेंट्स मिलेंगे, और जब 1 डाइस के लिए, और अगर हम 2 डाइस एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 36 इवेंट मिलेंगे। तो फॉर डाइस के लिए नंबर ऑफ इवेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ इवेंट आपके होंगे 6 पावर n। यस, अगर हम एक डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 6 पावर 1 मतलब 6। अगर 2 डाइस हमने एक साथ थ्रो कर दिए तो हमें कितने इवेंट मिलने वाले हैं, 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर मीन्स 36। तो बच्चों इस तरीके से ये हमने कुछ बेसिक बातें बताई हैं, और प्रीवियस क्लास में ही प्रोबेबिलिटी था आपके सिलेबस में, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा प्रोबेबिलिटी का। तो
अभी हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताएंगे और फॉर्मूला बताने के साथ साथ हम आपको ये बताने वाले हैं कि उसके क्वेश्चन किस तरीके से होने वाले हैं। चलिए प्रोबेबिलिटी का अगर हम फॉर्मूला यहाँ पर बता देते हैं आपको, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। और अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, मैथमेटिकल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें, तो पी इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एस क्या है? सैंपल स्पेस। और एन एस क्या हो जाएगा? उसमें कितने एलिमेंट है। जैसे हमने एक पॉइंट टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? हेड एंड टेल। तो एन एस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। और हम कहें हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड कितना है? एक ही बार आता है सैंपल स्पेस में, तो एन ई हमारे पास 1 हो जाएगा, एन एस यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने आपको बोला था कि जब हम कॉइन टॉस करते हैं तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है एन ई अपॉन एन एस के फॉर्मूले से। तो अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको देखते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करते हुए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ पे सबसे बेसिक क्वेश्चन लिया है प्रोबेबिलिटी का आपके लिए, और ये हो सकता है आपने किया भी हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए कॉइन। एक कॉइन को आप थ्रो कर रहे हैं तो उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आंसर आपको ऑलरेडी पता है, 1/2 होगी। 1/2 कैसे होगी वो देखिएगा। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले 1 कॉइन थ्रो करने का सिंपल स्पेस देखें तो क्या होता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पर एन एच क्या हो जाएगा? 2 एलिमेंट है। हेड आना हमारे लिए क्या है? सक्सेस है। तो ई अगर हम इवेंट मान लें तो हेड कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है यहाँ पे। तो एन ई कितना हो गया? 1 हो गया। अब हम प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला लगा लें, पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एन ई हमारे पास 1 है, एन एस 2 है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। इसी तरीके से टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो हम ऐसा भी करते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको पी ई बार के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, पी ई बार इक्वल टू 1 माइनस पी ई। पी बार क्या है? किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये एक और आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया। तो बच्चे यहाँ पर एक और बेसिक क्वेश्चन लिया है डाइस का। तो क्वेश्चन है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। यहाँ पर हमने एक साथ 2 डाइस फेंके हैं, थ्रो किए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए टोटल ऑफ 9। तो दोनों डाइस थ्रो किए हैं, तो जो उसके ऊपर सरफेस पर डिजिट आ रहे हैं उनका सम 9 होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 2 डाइस के लिए बच्चों हमने सैंपल स्पेस बनाना आपको सिखाया था। यहाँ पर 36 केसेज मिले थे। उसको बार बार बनाना थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बार आप उसको बना के अच्छे से देख लीजिएगा, और आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आना है तो बना के बताना है। ओके, तो यहाँ अगर हम उस केस में कह देंगे फॉर 2 डाइस एन एच हमारे पास कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और अगर हम इवेंट ई माने, और इवेंट ई यहाँ पर क्या है? टोटल ऑफ 9। तो अगर आप बच्चों उसमें देखेंगे उस 36 केसेज में, तो 9 कितने तरीके से आ सकता है? टोटल 9 तो आप देखेंगे या तो 3 6, पहले में 3 फिर 6, दूसरे में या हम कह दें 4 5 या 5 4 या 6 3। इतने तरीके से टोटल 9 आ सकता है। पहले डाइस में 3 आए, दूसरे में 6 आए, पहले में 4 आए, दूसरे में 5 आए, पहले में 5 आए, दूसरे में 4 आए, और पहले में 6 डिजिट आ जाए और दूसरे में 3 डिजिट आ जाए। इन 4 संभावनाओं के अलावा कोई 5वीं संभावना नहीं बनेगी।
टोटल 9 आने के लिए। तो इसके लिए अब हम देखें तो NE हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर NE हो गया कितना 4। ओके, तो बस तो देयरफॉर PE 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, NE/NS, तो 4/36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 1/9। तो इस तरीके से हम डाइस वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने जो क्वेश्चन लिया है ये बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता रहता है, लेकिन सिंपल है और इम्पॉर्टेंट है। देखिए जरा इसको किस तरीके से करेंगे। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। एक लीप ईयर में 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, क्या होगी उसमें 50। कोई फर्क नहीं पड़ता कि संडे कह रहा है या मंडे कह रहा है या ट्यूसडे कह रहा है, कोई भी डे का नाम लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सभी डेज के लिए प्रोबेबिलिटी सेम निकलने वाली है, लेकिन जनरली संडे या मंडे लिख देता है, एक दिन कोई भी लिख देगा वो, तो फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए जरा इसको हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं आपको पता है, 366 है ना। तो 1 लीप ईयर में 366 डेज हो गए, जिसमें 52 वीक तो हर ईयर में होते हैं। 52 वीक का मतलब हुआ कि अगर हम 366 को लिखें तो 52 इंटू 7 करोगे तो 364 हो जाएगा। अब बाकी जो बचे 2 दिन वो आपके एक्स्ट्रा हैं, ये 2 दिन। तो अब ये 2 दिन बाकी तो चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे सैटरडे हो, सारे डेट 52 टाइम्स तो आने ही आने हैं एक ईयर में, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब ये देखना है कि ये जो 2 दिन बचे ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसमें हमें संडे आने की प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो ये 2 दिन जो हैं ये आपके 2 days will be added under। कैसे कैसे हो सकते हैं ये 2 दिन, इनकी अगर हम बात करें तो या तो संडे मंडे हो जाएंगे, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, और ये हमारे यहाँ पर जो फेवरेबल ये जो केसेज हुए, टोटल केसेज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा सैंपल स्पेस कहलाएगा। और ये NS हमारे पास कितने हो गए, 7। NE की बात करें, हमें संडे निकालना है, तो यहाँ संडे कहाँ का इन्वॉल्व है, संडे मंडे और सैटरडे संडे। तो ये जो 2 के पेयर बने हैं 7, इसमें संडे के आने की संभावना कितनी बार है, 2 बार। तो ये आपका NE हो गया 2, तो इस केस में PE हो जाएगा NE/NS, और आंसर आ जाएगा 2/7। यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी, और कभी कभी OT और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये आता है एग्जाम में। और जैसे अभी हमने लीप ईयर के लिए बात किया, इसी तरीके से हम एक सिंपल ईयर के लिए भी बात कर सकते हैं, एक नॉर्मल ईयर के लिए बात करेंगे, तो वो अभी क्वेश्चन हम आपको करके बताएंगे। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ हमने 2 डाइस फेंके हैं और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है डबलेट आने की। डबलेट मतलब क्या होता है कि दोनों डाइस पर सेम डिजिट आए तो वो डबलेट होगा। चलिए जब हम 2 डाइस एक साथ फेंकते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस जो हमने बना के बताया उसमें 36 केसेज बनते हैं। उस केस में NS हम लिख लेंगे 6 × 6 = 36,
और यहाँ पर डबलेट को अगर हम इवेंट माने ई, तो डबलेट कौन कौन से आएंगे? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। ये हमारे जो है वो रिक्वायर्ड है डबलेट। तो यहाँ पर एन ई कितना हो गया? 6 हो गया। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। यहाँ एन ई है 6, एन एस टोटल 36 है, 6 बन जाए 6 और 6 जा 36। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यहाँ पर 1/6 होगी। इसके साथ साथ बच्चों हम ये भी बताते चले, वैसे हमने बताया था कि अगर हम एक सिंगल डाइस थ्रो करते हैं तो उसमें किसी भी डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। हम कहें कि किसी डाइस को थ्रो कर रहे हैं, उसमें 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगी? 1/6। तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? 6। और 5 कितने तरीके से आता है? एक तरीके से। तो इस तरीके से 1/6। तो हर डिजिट की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, और उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/6 करेंगे तो ये 5/6 हो जाएगी। तो ये एक तरीके से ओटी क्वेश्चन कभी कभी बनता है, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है जो एमपी बोर्ड एग्जाम में 2015 में पूछा जा चुका है। और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ए बैग कंटेन्स 8 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल। 2 balls are taken out of the bag. Find the probability that both balls are white. दोनों white होंगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? जबकि यहाँ पर हमारे पास 8 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी होगी हमारे पास? टोटल बॉल इक्वल टू 8 + 5 इक्वल टू 13। ओके, तो इन 13 बॉल्स में से 2 बॉल्स हम कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं? इसके लिए हम बोलेंगे एन एस इक्वल टू 13C2। ओके, तो 13C2 ये आपको फॉर्मूला, एनसीआर का फॉर्मूला हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं क्या होता है। एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r। ये लगा के और हम यहाँ पे निकाल लेंगे कितना आएगा। तो फैक्टोरियल r 2 हो जाएगा, 13 - 2 हो जाएगा 11। इसको ओपन कर दें फैक्टोरियल को, तो 13 × 12 × फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, फैक्टोरियल 11, और जो आपका हो जाएगा 78। अच्छा, अब बात आती है कि हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो वाइट बॉल्स की निकालनी है कि 2 वाइट बॉल कितने तरीके से निकाली जा सकती हैं। तो इसके लिए अगर हम कहें तो एन ई कितना होगा? टोटल वाइट बॉल्स हैं 5, इनमें से हमें 2 विड्रॉ करनी है, तो 5/5C2, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 - 2, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। तो 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, और फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, 5 × 2 = 10। तो एन ई हमारे पास आ गया 10। तो आप देख पा रहे हैं कि एन ई अपॉन एन एस जब हम करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई हमारे पास है 10, एन एस 78। इसको हम 4 × 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 9 = तो 5/39। ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 2 वाइट बॉल्स आने की। तो क्लियर है? तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने अगला क्वेश्चन एक लिया है, ए कार्ड टेकन आउट फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड टेकन आउट इज ए डायमंड एंड इज नॉट एन इश। तो बच्चों ये इस तरीके का क्वेश्चन करने से पहले आपको
पैक गड्डी के बारे में पता होना चाहिए कि तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। तो बच्चों हम आपको यहाँ पर सैंपल दिखाना चाहेंगे। 52 कार्ड्स होंगे यहाँ पर, 13 होते हैं। हर कैटेगरी के कार्ड यहाँ पर आप देख पाएंगे। और ये देखिए, ये हर कैटेगरी में यहाँ पर आपके 13 कार्ड्स होते हैं। डायमंड है ये, और ये आपका क्लब है, सॉरी स्पेड है, ये हार्ट है, और ये आपका क्लब है। ओके, तो हर कैटेगरी में 13 कार्ड्स होते हैं। और अगर कलर के बेस पे देखें तो बच्चों आपको सिर्फ यहाँ पे 2 कलर दिखाई दे रहे होंगे, रेड और ब्लैक। तो जब हम कलर बेस पे इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो 26 कार्ड रेड कलर के होते हैं और 26 कार्ड्स आपके ब्लैक कलर के होते हैं। अब बात आती है कि हर एक कैटेगरी के बच्चों यहाँ पे 4 पत्ते होते हैं। जैसे यहाँ आपको 2 नंबर दिखाई दे रहा होगा हर कार्ड पे, 2, 2, 2 एंड 2। ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, 9 तक तो ये नंबर चलते हैं। इसके बाद जैक, क्वीन, किंग एंड एस। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास 13 कार्ड्स होंगे। हम एक तरीके के सारे कार्ड्स आपको यहाँ पे दिखा देंगे। ये देखिएगा, ये आपका 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जैक, क्वीन, किंग और एस, ये सबसे बड़ा पत्ता होता है, सबसे बड़ा कार्ड होता है एस। ओके, और सबसे छोटा आपके पास का कौन से नंबर का हो गया? 2 नंबर का। तो बच्चों यहाँ पर आप अगर यहाँ देखें तो हर तरीके के आपके पास 4 कार्ड्स हैं। और इसमें आप अगर देखें तो फेस कार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 कार्ड ऐसे हैं जिनमें फेस बने हुए हैं ये। तो अगर हम टोटल कार्ड की बात करेंगे तो जो 12 कार्ड होते हैं, 3, 3, 3 एंड 3, हर कैटेगरी के 12 कार्ड आपके फेस कार्ड होते हैं। ऐसा भी एक क्वेश्चन बनता है फेस कार्ड वाला। तो यहाँ पर जब तक आपको इसकी पूरी आइडिया नहीं होगा कार्ड्स के बारे में, तब तक आप क्वेश्चन को करना आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको पूरा पैक दिखा दिया है। और अब हमें ऐसा लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और कौन कैटेगरी के कितने कार्ड्स होते हैं ये हमने आपको बता दिए। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमने क्या लिया है? क्वेश्चन है कि वेल सफल्ड पैक है, कोई बेईमानी नहीं। कुछ लोग यहाँ पर कार्ड चलते हुए बेईमानी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वेल सफल्ड कार्ड में हमें 52 कार्ड होते हैं, ऑलरेडी उसने बता रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड इज टेकन आउट। एक कार्ड हमने लिया है और इज ए डायमंड, वो डायमंड कार्ड निकलेगा। तो इसकी क्या संभावना है? तो यहाँ पर हम NS कह लें, टोटल NS कितने हैं? 52 कार्ड हैं। और डायमंड कार्ड कितने होते हैं बच्चों? अभी हमने बताया हर कैटेगरी के आपके पास 13 कार्ड होंगे। तो ये आपका कहलाएगा NE। तो डायमंड कार्ड हो गए 13। तो इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी होगी डायमंड कार्ड आने की NE अपॉन NS, दैट इज 13 अपॉन 52, दैट इज 1/4। ये आपका आंसर हुआ। फर्स्ट सेकेंड पार्ट की बात करें, इज नॉट एन एस। तो एस आने की पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर नॉट के लिए हम 1 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि एस हमारे पास होते कितने हैं? हमने भी बोला था 4, है ना। तो यहाँ पर लिख दें नंबर ऑफ एस इक्वल टू 4। यही हमारा NE हो जाएगा। तो NE इक्वल टू 4। तो इस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PE इक्वल टू NE अपॉन NS, दैट इज 4 अपॉन 52, दैट इज
ये आपका आ जाएगा 1/13। ये प्रोबेबिलिटी निकली है एस आने की। तो एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग एस, तो हमने क्या बोला था इसके लिए 1 में से आप माइनस कर दें तो 1 माइनस 1/13, तो 13 हम एलसीएम लेंगे, 13 माइनस 1 तो 12/13। तो इस तरीके से बच्चों ये पैक वाले क्वेश्चन होंगे, उसका हमने आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया है और आपको ये अब क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जो एमपी बोर्ड में आ चुका है 2018 में। ए बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल्स, 2 blue marbles and 30 green marbles. 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue and at least one will be green? चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ देखें कि टोटल मार्बल्स हैं कितने। तो हमारे पास 10 रेड प्लस 20 ब्लू एंड प्लस 30 ग्रीन, तो इस तरीके से टोटल मार्बल्स हमारे पास हो जाएंगे 60। ओके, तो अब हम ये देखें कि NS क्या होगा। तो हमें इन 60 मार्बल्स में से टोटल कितने मार्बल्स हमने ड्रॉ किए हैं? 5। तो NS यहाँ पर हो जाएगा 60 में से, देखिए यहाँ पर 60 में से 5 मार्बल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो 65। इतने तरीके से हम 5 मार्बल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब चलो अब बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट पार्ट है ऑल विल बी ब्लू। तो ब्लू हमारे पास कितने हैं? 20 ब्लू में से 5 ब्लू मार्बल्स आएंगे, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मान ली ई हम बोलते हैं, ई इवेंट है ब्लू मार्बल आना, तो यहाँ पर NE हो जाएगा 20C5। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आंसर में भी कैलकुलेट नहीं किया है, तो ऐसे ही रखेंगे। तो देयरफॉर PE हो जाएगा NE/NS। यहाँ पर NE हो जाएगा 20C5/NS हो जाएगा 60C5। और इसको जब हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे तो एक लंबा सा आंसर निकलेगा, तो नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट यहाँ पर चेक होगा आपका कि आपने सही कर लिया कि नहीं कर लिया। अब बात आती है कि एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। इन पांचों में से कम कोई एक ग्रीन हो, तो इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे। हम ये मान के चलें कि सारे ग्रीन अगर निकलें तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर? तो ग्रीन के लिए हमारे पास ग्रीन है कितने? 30। तो अगर हम कहें कि G, तो कह दें ग्रीन मार्बल, तो पूरे मार्बल अगर ग्रीन होंगे तो यहाँ पर NG। चलिए यहाँ पर भी, यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमने ब्लू मार्बल इवेंट माना था और यहाँ पर चलिए हम इसको A बोल देते। ओके, तो यहाँ पर NA हो जाएगा 30 में से हमें 5 को ड्रॉ करना है, तो 30C5। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि एटलीस्ट, चलिए पहले हम इसको ग्रीन मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो PA यहाँ पर हो जाएगा और अब हम उसी हिसाब से फॉर्मूला कन्वर्ट कर दें NA/NS। तो 30C5 और NS कितना है? 60C5। तो अभी हम बात करें कि एटलीस्ट 1, तो हम ये कह दें उसको 1 में से माइनस कर दें। तो अभी सारे आ रहे थे, उसके लिए प्रोबेबिलिटी ये है कि उनमें से अब या तो 1 मार्बल आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या पूरे के पूरे आ जाएंगे। तो 1 में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये हमारा इस तरीके से निकल आएगा। देखिए अभी
तो चलिए बच्चों, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं, इससे आपको उस केस में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन मार्बल, एटलीस्ट 1 ग्रीन मार्बल। तो कम से कम एक ग्रीन आएगा, तो उसको हम 1 में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन मार्बल। कोई ग्रीन मार्बल नहीं निकला है, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो फिर कम से कम या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा। ओके, ऐसा। तो 1 माइनस, अब नो ग्रीन मार्बल, तो सारे ग्रीन मार्बल आप यहाँ से हटा दीजिएगा। तो ग्रीन मार्बल हमारे पास है कितने हैं? 30, और टोटल कितने हैं? 60। तो हमने क्या किया, ग्रीन मार्बल सारे के सारे बाहर कर दिए। तो अब हमारे पास बचे कितने? 30 बचे, 10 ब्लू और 20 ब्लू एंड 10 रेड, तो 30। तो हम यहाँ कर दें 30 में से अगर हमने ये 5 निकाल लिए, और टोटल कितने हैं? 60 में से 5। तो अब जब 1 में से माइनस करेंगे इस प्रोबेबिलिटी को, तब वो प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि कोई ना कोई ग्रीन मार्बल निकलेगा ही निकलेगा, एटलीस्ट 1 ग्रीन मार्बल। तो यहाँ पर भी हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और ये हम आंसर इस तरीके से निकाल लेंगे। तो बच्चों, ये आज हमने यहाँ पर आपको बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं प्रोबेबिलिटी के, और हम नेक्स्ट वीडियो में एडिशन थ्योरम आपको बताने वाले हैं, तो वहाँ आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताएंगे। ओके, थैंक यू।